हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल जीके बैंक पर। ये 5वां वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मैं हर क्वेश्चन को डीप में डिस्कस करती हूँ ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकूँ। चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी। दुनिया में वामपंथ विचारों का उदय 1917 के बोल्शेविक या रूसी क्रांति से ही हुआ था। बोल्शेविक मतलब मेजॉरिटी होता है। फरवरी से अक्टूबर 1917 तक चलने के कारण इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, जिसके मेन हीरो व्लादिमीर लेनिन थे। इस क्रांति ने आवाम की ताकत को पुनः सिद्ध किया और निरंकुश जार शासन, जो 17वीं शताब्दी से ही शासन करते आ रहे थे, उसके लास्ट शासक निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने पे मजबूर कर दिया। उस समय रसिया पूरी तरह एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था, बट औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों में पूर्ण आज़ादी और विकास को लेकर निरंकुश जार शासन के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी, जिसका रिजल्ट था 19वीं शताब्दी का रूसी क्रांति। इसी के बाद यूएसएसआर की भी स्थापना हुई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें लगभग 15 कंट्रीज शामिल थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बनी थी और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनी थी। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जो एक तुर्की आक्रमणकारी था। 25 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट वंश के रूप में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी ऐबक द्वारा, जिसका टाइम पीरियड चला था 1206 से 1290 तक, बट कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1210 तक ही रहा था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, जहां पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको उदारता के कारण लाख बख्श का उपाधि प्राप्त हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, उसका निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने शुरू किया था, जिसे कंप्लीट इल्तुतमिश जो इसका दामाद था वो किया था। थर्ड क्वेश्चन, व्यवसाय पे कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य सरकार द्वारा। बिजनेस टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कुछ और भी टैक्सेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, जैसे वाहन कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, बट इनकम टैक्स, निगम कर, उपहार कर, सर्विस टैक्स और संपत्ति कर, ये कुछ ऐसे टैक्सेज हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। कुछ ऐसे भी टैक्सेस हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, जैसे उत्पाद शुल्क। टैक्सेस को हैंडल या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वित्त आयोग का होता है, जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लेती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होगा, ये वित्त आयोग तय करता है। फोर्थ क्वेश्चन, छयाप बुरुंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम का। छयापुरुंग सिक्किम का एक लोकल और ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो देखने में बिल्कुल ढोलक जैसा होता है, बट साइज में थोड़ा उससे बड़ा होता है। नेपाल और दार्जिलिंग के इलाके में भी यह आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम में लिम्बू समुदाय के लोग इस यंत्र के साथ डांस भी करते हैं, जिसे लिम्बू डांस कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के वाद्य यंत्रों को जानना और याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। चलिए ऑप्शन में दिए गए स्टेट्स के कुछ वाद्य यंत्रों को बारी बारी से जानते हैं। दुतारा, हन्नीर, कोटक, टोपटी, ऊगी और गुवाड टम्पटे, ये अरुणाचल प्रदेश के वाद्य यंत्र हो गए। यंगजी, छयाप बुरुंग, चरी बाजा, मोचिंगा, पारोहुंग और कीन, ये सारे सिक्किम के वाद्य यंत्र हैं। दारबू, सेकी, हुआंग और चेयरो, ये सारे मिजोरम के वाद्य यंत्र हो गए। अब असम के बारे में जानते हैं। पेपा, गगना, बाही, जिंगा, सिंघुल, टक्का, सोंगकोंग और जोरिया, ये सारे असम के वाद्य यंत्र हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के पास उसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र।
वेनस के बारे में मैंने बताया था कि इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, बट ऑप्शन में वेनस ना हो और मरकरी दे रखा हो तो इसका आंसर मरकरी होगा, क्योंकि मरकरी को भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। अब अगर सैटेलाइट की बात करें तो बुध और शुक्र मतलब मरकरी और वेनस के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। मून अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है। मंगल के पास बस 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। जुपिटर जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। अभी तक जुपिटर के 67 सैटेलाइट्स को खोजा जा चुका है। यूरोपा, आयो, कैलिस्टो और गैनीमीड जो कि जुपिटर के ही बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, उसको गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है क्योंकि गैलीलियो ने इसे खोजा था। शनि ग्रह की बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। टाइटन इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट हो गया। यूरेनस अरुण के पास 27 सैटेलाइट्स है, जिसमें टाइटेनिया सबसे बड़ा और कार्डिलिया सबसे छोटा सैटेलाइट है। लास्ट ग्रह नेपच्यून है मतलब वरुण है, जिसके पास टोटल 14 सैटेलाइट्स है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। याद रहे, टाइटन शनि का उपग्रह है और ट्राइटन नेपच्यून का। प्लूटो की बात करें तो प्लूटो को 2006 में प्राग सम्मेलन में ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया था। अभी टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट बस 8 है। 6th क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफ बेंटिंग ने। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है और इसी की कमी से डायबिटीज होता है। इसे फ्रेडरिक बेंटिंग ने मैक्लियोड के साथ मिलकर खोजा था, बट इस ग्रुप में 4 लोग शामिल थे। याद रहे 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाते हैं। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है, जिसके वैक्सीन को एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया था। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। इस चीज को रोनाल्ड रॉस ने बताया था। 7th क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल चोटी कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान में। सैंडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट पीक है। 738 मीटर के आसपास इसका हाइट है। इस पूरे द्वीप समूह को ऐसे समझते हैं, यहाँ उत्तरी अंडमान है, इसी से ऊपर कोको स्ट्रेट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करती है। यहाँ पे कोको द्वीप है जो म्यांमार में पड़ता है। इससे नीचे यहाँ पे मध्य अंडमान है। इसी में बैरन द्वीप है जो इंडिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। इसमें से अभी तक लावा निकल ही रहा है। इससे नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी अंडमान हो गया और दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है। आप लोगों को पता होगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है, कैपिटल है। यहाँ से डक्कन पास गुजरता है। इसके नीचे ये लघु अंडमान हो गया। यही डक्कन पास लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। यहाँ से 10 डिग्री चैनल गुजरती है। इससे ऊपर जो भी था वो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा था और इससे नीचे जो भी आएगा वो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा होगा। मतलब अंडमान और निकोबार को ये 10 डिग्री चैनल डिवाइड करती है। ये वाला पार्ट लघु निकोबार का हिस्सा है और इससे नीचे ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो ग्रेट निकोबार है। इसी के सबसे लास्ट छोर पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जहाँ से इंडिया का सीमा ख़त्म होता है और यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट होता है। इस दोनों के बीच में यहाँ पे एक ग्रैंड चैनल गुजरती है जो इंडिया को इंडोनेशिया से डिवाइड करती है। 2018 में मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम चेंज किए। पहला था रॉस द्वीप, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप डाला गया। दूसरा है हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम स्वराज द्वीप, और तीसरा है नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप डाला गया। 9th क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। कर्क रेखा होता क्या है पहले इसको जानते हैं। अर्थ के सेंटर से या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन जाती है वो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ जो लाइन आती है वो मकर रेखा है। भूमध्य रेखा मतलब अर्थ को जो एकदम बीचों बीच से काटती है ये लाइन भूमध्य रेखा होता है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। बट 23.5 डिग्री ही क्यों? क्योंकि अर्थ अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब कर्क रेखा इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है ये जानते हैं। इंडिया के टोटल 8 स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़,
5वां झारखंड, 6ठा वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 10th क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार के तहत। इस राइट को जानने से पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो यूएसए से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बट प्रेजेंट में बस 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटाकर लीगल राइट में जोड़ दिया गया, मतलब कानूनी राइट में जोड़ दिया गया है। अब अदर फंडामेंटल राइट्स से हटकर छठा जो अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको जानते हैं, जिसे हमारे संविधान का आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, और सेम राइट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी दिया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो वो पूछ सकता है, इसका कारण क्या है वह पूछ सकता है। सेकंड है कि महिला को महिला पुलिस ही अरेस्ट करेगी, लेकिन 8 बजे शाम के बाद नहीं कर सकती और 6 बजे सुबह से पहले भी नहीं कर सकती। या किसी को अगर इलीगल तरीके से अरेस्ट किया जाता है तो कोर्ट उसे छोड़ने का ऑर्डर भी दे सकती है। दूसरा है परमादेश, मतलब मैंडेमस। इसमें होता है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऑफिसर जैसे एसपी हो गए, डीएम हो गए, ये कुछ ऐसा करते हैं जो उनके अधिकार में नहीं होता है, या सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो इस परिस्थिति में उस अधिकारी पे ये रिट जारी कर सकते हैं कोर्ट। तीसरा है निषेध, मतलब प्रोहिबिशन। ये जज को छोड़ के बाकी जितने भी जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उन पे अप्लाई होता है, उन पे ये रिट जारी होता है। चौथा है उत्प्रेषण, मतलब अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पांचवा है अधिकार परीक्षा, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पद को गलत तरीके से या बिना किसी कानूनी हक के प्राप्त करता है तो कोर्ट के ऑर्डर पे उसे वह पद छोड़ना पड़ जाएगा। एक और पॉइंट, हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, उसका रक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।